प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ कुंडली का अध्ययन। पहले इसको बंद करते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैसेज आता ही रहेगा। आइए अब विषय पे लेके आता हूँ और सबसे पहले बिना समय का नुकसान किए मकर राशि के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लेता हूँ। जो भी लोग मकर राशि से प्रभावित होते हैं वो उनकी पहले अच्छाई बता दूं, वो किसी को गलत और गंदी सलाह नहीं देते। ये पहली और सबसे अच्छी बात होती है। दूसरा, उनका जो मोटिव होता है वो अपना प्रभाव बनाने का होता है, या ये कहें कि वो स्वयं से ही प्रभावित होते हैं। ये दूसरी अच्छी बात है, वो किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होते। ये भी काफ़ी हद तक अच्छी बात है। तीसरा, उनका फोकस सदैव बना रहता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ये भी अच्छी बात है। और भी तमाम अच्छी बातें हैं। अनुशासित होते हैं, कड़वा बोलने वाले होते हैं। और अगर थोड़ी बहुत कमजोरी की बात करते हैं तो ये पीठ पीछे कई बार लोगों की बुराई करने में इनको बड़ा मन लगता है। दूसरा, ये गलत और बुरी आदतों से जल्दी चिपक जाते हैं, लग जाते हैं। मतलब अच्छी चीजें तो सीखते ही हैं, पर बुरी आदतें इनको जल्दी प्रभावित करती हैं। और तीसरा, इनके सत्य बोलने के कारण या कड़वा बोलने के कारण इनके मित्र बहुत लंबे समय तक बन नहीं पाते या टिक नहीं पाते। इसका एक और भी पहलू आ जाता है, ये भी कि कुछ दोषों के कारण और कुछ गुणों के कारण इनका बुढ़ापा अकेले बीतता है या एकाकीपन के शिकार हो जाते हैं। वक्त के हिसाब से इनके पास कोई रहता नहीं है और ये अकेले अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, साधुवत कहें, सन्यासियों की तरह, ऐसा। उसके बाद जीवन में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर इनके ऊपर हावी रहता है। ये प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। परंपराओं में विश्वास होता है, लेकिन पालन करने में बहुत ज्यादा अनुशासन नहीं होता। मतलब जो पूर्व की बातें हैं, माता पिता, दादा दादी, जो भी होता है, जो परंपरा चली आ रही है, उनको पालित करने में इनका विश्वास बहुत ज्यादा नहीं होता। ये दकियानूस नहीं होते, लेकिन परंपरा पालन करने वाला दकियानूस तो नहीं होता। यहां पे कई बार ऐसी बात आ जाती है कि व्यक्ति अपने चाल चलन पे, जो पूर्व के चलन हैं, उन पे उसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता, या वो स्वतंत्र विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहता है, पाबंदियों में अपने आप को नहीं रखना चाहता है ना। अब कुंडली के जो ग्रह होंगे वो जातक को कंफ्यूज कर सकते हैं, ये एक अलग बात है। जैसे चंद्रमा के सामने बुध का होना व्यक्ति को कंफ्यूज करेगा निर्णय लेने में, ये एक अलग बात होगी। पर वैसे व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होता है, भ्रम में नहीं होता। वो स्पष्ट बात करने में ज्यादा विश्वास करता है, घुमा फिरा कर बात करना उसे अच्छा नहीं लगता है, और दूसरों के नुकसान और दूसरों के लाभ से उसको कोई विशेष मतलब नहीं रहता है ना। मैंने कहा जैसे कि वो स्वयं पे आत्म केंद्रित होते हैं, उनका ध्यान अपने विकास पे ज्यादा होता है ना। मकर राशि के जो लोग जन्मे होते हैं उनका व्यवहार कुशल उतना नहीं होता। मतलब व्यवहार कुशल नहीं होते, थोड़ा उन्हें और व्यवहार कुशल होना चाहिए, या दूसरा कि उन्हें अपने आप को व्यवहारिक बनाना चाहिए। माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, सबके लिए उन्हें थोड़ा व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। इंजीनियरिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, इनका मेडिकल क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। प्रतियोगिता परीक्षा जो वो देते हैं उसमें बहुत सारे विद्यार्थी, मतलब एक अच्छी और ऊंची कंपटीशन में ये बैठने वाले होते हैं। केमिकल इनका बहुत अच्छा होता है, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ये नाम कमाते हैं। उसके बाद वन विभाग में भी इन्हें सफल होते देखा जाता है, और साथ ही साथ खादान के क्षेत्र में जो धरती के नीचे पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ, उनसे इनको धन कमाते हुए देखा जाता है ना। तो ये सारी बातें मकर राशि का हो गया। अब मैं आपका ध्यान इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे, जन्म हुआ जातक का श्रावण माह में, श्रावण माह वर्षा ऋतु। ऐसे लोग
जो इस माह में जन्मे होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इतना ही नहीं, दक्षिणायन में सूर्य होते हैं इस समय, इस वजह से दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण आत्मविश्वास की कभी कभी कमी और जीवन में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जहां उन्हें कई बार निर्णय लेने में दिक्कत होती है, या ये कहें कि परीक्षा में असफल होने का भी योग बन जाता है। तो ये बहुत ही एक सामान्य नॉर्मल सी बात है। आप इसको बड़ा बना सकते हैं, पर ज्योतिष के लिए ये बहुत ही सामान्य बात हो जाती है। दिमाग में बहुत सारे प्रश्न का बनना और उस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कई लोगों से अपना जो है वो सामना करवाता है या सामने जाता है और उनके अपने प्रश्नों का उत्तर पूछता है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हैं, तो ये पूर्णिमा टोटल एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, पूरक भाव में बैठ गए, तो पूर्णिमा का पक्ष रहेगा। इस वजह से व्यक्ति के पास धन तो सदैव रहेगा, धनवान है, सुखी है, मतिमान है, प्रैक्टिकल विचारों वाला है और गहराई से मंथन करने वाला भी है ना। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा दिन बुधवार, वार के अधिपति जन्म कुंडली में बुध बनते हैं, वही लग्नेश भी बनते हैं। इस कुंडली की सबसे अगर कोई अच्छी बात बनी है तो यही बनी है कि लग्नेश बुध और वारेश बुध दोनों एक ही ग्रह हो गया। केंद्र थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं है। राहु और केतु वैसे वो किसी की छाया से प्रभावित नहीं है, क्योंकि एक तरफ राहु मीन राशि में तटस्थ हो जाते हैं और केतु कन्या राशि में कई बार भ्रम देते हैं। मतलब जीवन में अनुभवों के साथ व्यक्ति की सफलता उसको मिलती है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि श्रवण नक्षत्र, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए और साथ ही साथ श्वेत आक के पौधे की जड़ या चिरचीटा आपामार्ग, इसके भी जड़ को धारण करना चाहिए। चिरचीटे की जड़ व्यक्ति को धारण करना चाहिए रविवार को। उसके बाद सौभाग्य योग में जो व्यक्ति जन्मा होता है वो वैसे भी भाग्यशाली और गंभीर होता है। मकर लग्न राशि वालों में ना एक अलग तरीके की गंभीरता देखने को मिलती है। उनके अंदर क्या चल रहा होता है कोई भी जान नहीं पाता है, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। उसके बाद वैश्य वर्ण और देवगण, तो व्यापार को समझना, अपनी सफलता को समझना, सामने वाले की हार को समझना और अपनी जीत को समझना है। और जितने की उम्र की व्यक्ति की अवस्था होती है उससे वो ज्यादा का अनुभव इकट्ठा कर चुका होता है दूसरों को देख करके। श्रवण नक्षत्र के बारे में मैंने बात की। वैश्य वर्ण और देवगण के कारण दाम्पत्य अच्छा रहता है, दाम्पत्य में वैसे कोई समस्या नहीं होगी। और जैसे जैसे व्यक्ति 35वें वर्ष को पार करेगा वैसे वैसे जीवन में सुख के साधन, 35वां वर्ष, 37वां, 38वां, 39वां, ऐसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके जीवन में प्रगति के मार्ग और भी खुलते जाते हैं। जीवन का उत्तरार्ध जो होता है वो ज्यादा सुखी और श्रेष्ठ बीतता है, लेकिन अकेलापन रहता है ना। तो ये इनकी कुंडली का पंचांग है। और एक अच्छी बात जो मैं कुंडली में पहले ही बता दूं, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि गुरु तुला राशि में बैठे हैं, जो कन्या लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं। जहां धन भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी लाभ में बैठा है। अब जरा ध्यान से देखें तो लग्न के अधिपति बुध, पंचम के अधिपति शनि और धन के अधिपति के साथ भाग्य के स्वामी होकर के सारे ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य की राशि 12वें भाव में बनी है, पर फिर भी सूर्य और सूर्य का अंक 5 यहां व्यक्ति के जीवन में शुभ अंकों का प्रभाव दिखाने वाला होगा। शुभ अंक इस कुंडली में 5 हो जाए, है ना। और भवन जिसमें आप निवास कर रहे हैं, अगर वो मकर राशि अर्थात पश्चिम दिशा की दिशा हो, फ्रंट हो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मकर और वृष राशियां मैत्री वाली अच्छी रहेंगी। विवाह करना हो तो कर्क राशि कर्क लग्न, मकर राशि मकर लग्न, तुला राशि तुला लग्न के जातकों से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा भी पश्चिम रहे तो बहुत अच्छी है। अभी वर्तमान में मैं थोड़ा सा ध्यान रखूं तो 2035 तक राहु की दिशा है और राहु सप्तम स्थान में बैठ करके कहीं ना कहीं मारक प्रभाव भी दे रहे हैं। और ये क्यों मारक प्रभाव दे रहे हैं? क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति बाधकेश होते हैं और सप्तम भाव मारक भाव होता है। सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। मंगल से तो दृष्ट नहीं है, न तो शनि से दृष्ट है, पर द्वितीय भाव में बैठने के कारण देवगुरु बृहस्पति यहाँ मारक प्रभाव देंगे। और सामान्यतया इस कुंडली में प्रमुखतया मारक ग्रह
शुक्र देव की द्वितीय भाव में बनने वाली राशि शुक्र है, तुला राशि है। इस वजह से शुक्र यहाँ प्रबल मारक बनेंगे। नवमेश होने के कारण थोड़ा अशुभ और थोड़ा शुभ परिणाम भी देंगे, लेकिन द्वितीय होने के कारण उन्हें मारक दोष लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उनके ऊपर राहु का प्रभाव है और शनि जैसे मिश्रित परिणाम करने वाले ग्रह के साथ बैठे हैं। कन्या लग्न की कुंडली के लिए शनि पंचम और छठवें भाव के स्वामी होते हैं। एकादशवें भाव में शत्रु की राशि में बैठने के कारण परिवर्तन भी है, हालांकि तो अच्छा भी होगा, लेकिन फिर भी राहु शुक्र और शनि का संबंध बनेगा। तो यहाँ पे राहु के कारण शुक्र, शनि और गुरु तीनों मारक बनेंगे। मतलब हमें इन तीनों ग्रह की दशाओं में अपने स्वास्थ्य, अपनी दिनचर्या, अपनी आयु, अपनी यात्रा, अपना दाम्पत्य, अपना कारोबार, अपनी नौकरी, अपनी सब कुछ पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान मारक होता है और उससे भी ज्यादा प्रबल द्वितीय भाव मारक होता है। तो द्वितीय भाव में बैठा ग्रह जो आपको समुचित और अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या होगी द्वितीय भाव में गुरु के कारण, कि व्यक्ति अपना धन बचा जाता है और अपने धन को सुनियोजित तरीके से कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है। कन्या लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण मंगलदेव पापी ग्रह बनेंगे। याद रहे, पापी मैंने कहा है, मारक नहीं कहा है। मारक शुक्र होंगे, पापी मंगल होंगे। मिश्रित परिणाम करेंगे शनि पंचमेश के साथ, छठवें भाव के स्वामी होने के कारण मिश्रित होंगे, कभी अशुभ और कभी शुभ। लेकिन परम पापी ग्रह मंगल होंगे और परम मारक ग्रह शुक्र होंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। अब ये पंचांग का सेशन था, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली पे महत्वपूर्ण बात पे अभी और भी थोड़ा सा शामिल कर देता हूँ। लग्न में जो राशि बनी है वही दशमांशा चक्र के भी लग्न में बनी है। लग्न के अधिपति का अष्टम भाव में जाना सुनियोजित तरीके से एक बार में सफल व्यक्ति को नहीं बनाता है। करियर को लेकर के वो व्यक्ति ऊहापोह वाली स्थिति में जाएगा। इसका अर्थ ये होगा कि आपके जीवन में करियर को लेकर के अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये ना समझें कि आप क्यों हो रहे हैं। आप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली के लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं और शनि का प्रभाव है, सूर्य नीच में है। इस वजह से व्यक्ति का आत्मविश्वास उसके करियर के चुनाव में मेल नहीं खाता है। इस कारण से उसे कई बार करियर के चुनाव में दिक्कत होती है या असफल भी होना पड़ता है या एक बार में व्यक्ति सफल नहीं होता है। यह दशमांशा चक्र की बात है। ऊपर से दशमांशा चक्र में जो सप्तम भाव बना है और जो तृतीय भाव बना है, तो तृतीय भाव में राहु वृश्चिक राशि के और वो मंगल उच्च के हैं। तो हमारी कुंडली का आईटी सेक्टर, बैंकिंग और जो केमिकल वाला क्षेत्र होता है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र होता है, कंप्यूटर का क्षेत्र होता है, मेडिकल का क्षेत्र होता है, आधुनिक शिक्षा, ये बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल तृतीय होकर के उच्च के बैठे हैं। कन्या लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव में बुध का बैठना ये गड़बड़ करेगा। हालांकि डिस्पोजिटर प्लैनेट जो मंगल है वो उच्च के हैं, इस वजह से उनके ऊपर दृष्टि जाने से ये बात भी अच्छी है कि व्यक्ति के जीवन में जो असफलता थोड़ी बहुत मिल रही है वो भी वक्त के हिसाब से उसके लिए सही ही है। यहाँ पे मैं दो टूक कहूँगा कि मनुष्य की जो दृष्टि होती है वो भविष्य को नहीं देख पाती है। इस वजह से कि आपने अभी तक जितनी यात्रा की है उसके पीछे देखिए तो आपका भला ही होता आया है। अगर भला नहीं हुआ होता तो आप यहाँ तक नहीं होते, बुरा हुआ होता तो आप धरती पे नहीं होते। तो हमारी जो दृष्टि होती है वो कई बार भविष्य को देख नहीं सकती है। इस वजह से हमारी दृष्टि चूंकि वर्तमान को देख पाती है, हमें लगता है कि हमारे मन के मुताबिक परिणाम क्यों नहीं मिला, जबकि भविष्य हमारा बड़ा सुरक्षित और बेहतरीन होता है। इस वजह से ही हमें हमारे मन के मुताबिक वर्तमान में परिणाम नहीं मिलता है और हमें लगता है कि हम असफल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सफलता सुनिश्चित है। बस आप अपने जीवन में धर्म को धारण करके रखिए, आप अपना काम करते रहिए। उस वर्तमान समय में आपको जो करना हो, जैसे अगर आप पिंजरे में बंद हैं तो क्या भविष्य के बारे में सोचेंगे कि मुझे राजा बनना है? आप उस समय ये सोचेंगे कि हमें पिंजरे से कैसे बाहर निकलना है। क्लियर है? आप अगर जेल में बंद रहेंगे तो क्या उस समय बैठ करके ये सोचेंगे कि मुझे और दुनिया भर की बातें क्या हो जाए? नहीं, आपका पहला लक्ष्य ये होगा कि वर्तमान में किस तरीके से जेल से छुटकारा मिले। तो उसी तरीके से हमारी जो दृष्टि होती है वो सिर्फ वर्तमान पर टिकी होती है निर्णय के मामले में कि अरे ये तो ये हो गया, जबकि भविष्य तो हम देख नहीं पाते हैं। इस वजह से हमें धैर्य धारण करना चाहिए। रुकिए, इंतजार करिए और उस समय आपको जो कार्य मिला हुआ हो उसको करने की आवश्यकता है।
क्योंकि ग्रह ये बता रहा है कि वक्त के हिसाब से आप निश्चित रूप से यश और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका तीसरा कारण ये होगा कि गुरु, शुक्र और चंद्रमा जैसे तीन तीन शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके दशमांसा चक्र के लग्न पे है। कन्या लग्न की कुंडली के लिए शुक्र का भाग्येश होकर के सप्तम में आकर उच्च का होना लग्न को देखना, और चंद्रमा जो लाभेश होकर के सप्तम में आकर लग्न को देख रहे हैं, गुरु जो सप्तमेश होकर के सप्तम में बैठे हैं, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अगर एक बार मौका मिलेगा तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत ही सही दिशा में लेके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमें घबराना नहीं है। नवमांश चक्र में सूर्य, शनि और केतु का एक साथ बैठना, ये आपके व्यक्तित्व को और आपके करियर को थोड़ा बहुत सफोकेट और अनुशासित करने में दिक्कतों का सामना करवा रहा है। जबकि यहाँ पे शुक्र के साथ राहु आपके मानसिक अशांति को देने वाला या व्ययात्मक हो रहा है। अब इसको आप दाम्पत्य में भी जोड़ के रख लीजिए कि व्यक्ति का जो दाम्पत्य होगा वो थोड़े व्ययों के साथ शुरू होगा। एक बार में विवाह के संबंध नहीं आए, या अगर आते भी है तो पसंद न पड़े, है ना। या पति जो होगा वो खर्चीला होगा, आपके ऊपर खर्च करने वाला होगा, या विवाह के बाद आपके फैशन और बढ़ जाए। ये सारी बातें यहाँ पे नहीं, मतलब विवाह के बाद यहाँ पे सूर्य, शनि और केतु बैठे हैं, वो थोड़े अनुभवों को देने वाले बनेंगे। मतलब पति जो होगा वो नौकरी करने वाला होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये इतनी सारी बातें। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में ग्रहों की डिग्री से आपका परिचय कराते हैं। ये लग्न 13 अंश का बना है, ये बहुत ही प्रबुद्ध और युवावस्था का लग्न है, जिसका असर जातक के जीवन को सकारात्मक बनाने में मिलेगा। इसका दूसरा प्रभाव ऐसा भी होगा कि व्यक्ति का निर्णय, उसका स्वास्थ्य और उसकी आयु अच्छी होगी, और कम से कम वो अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगा। लग्न के अधिपति बुध जो चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं, और अष्टम भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो स्थिर राशि में बैठे हैं। इस वजह से ये सूत्र यहाँ पे लागू होगा कि व्यक्ति की आयु कम से कम 64 वर्ष के ऊपर है। दूसरा, जन्म कुंडली के पंचम भाव में जो चंद्रमा बैठे हैं वो गुरु से केंद्र में है, और बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर है। इसका अर्थ है कि वो कभी आलसी है, कभी अनुभवी है, कभी सफोकेट हो रहा है, कभी निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है, और कभी वो महान व्यक्तित्व वाला आचरण करता है। उस चंद्रमा के साथ सूर्य का संबंध जो बन रहा है वो सम सप्तक का बन रहा है। इसका असर जातक के जीवन को कई बार उसके पास जो संपत्ति है पूर्वार्जित, जो पिता का है, माता का है, उस पे उसका ध्यान नहीं रहता। वो स्वयं से अपनी संपत्ति जनरेट करना चाहता है और स्वयं से कमाना चाहता है, और बहुत ही नपा-तुला बोलता है, गंभीर बोलता है। और दूसरा कि कभी कभी युक्ति संगत बात नहीं करता, वो इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा के साथ सूर्य का संबंध आमने सामने का है। दूसरा, उस चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा। आगे मैं बताऊंगा कि चंद्रमा पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है। अगर डिग्री की बात करते हैं तो चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि नहीं है, क्योंकि शुक्र एक अंश के बैठे हैं। उस चंद्रमा के ऊपर बुध की भी दृष्टि नहीं है, क्योंकि बुध भी 3 अंश पे बैठे हैं। उस चंद्रमा के ऊपर 2 ग्रहों की दृष्टि जा रही है, एक शुक्र की, एक शनि की और एक सूर्य की, क्योंकि ये दोनों ग्रह दृष्टि में योग्य हैं। बाकी शुक्र और बुध के ऊपर दृष्टि का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो बैठे हैं, सिर्फ देख नहीं रहे, क्योंकि उनके पास वैसी डिग्री है जो उनको दृष्टि का बल नहीं देती है। मतलब चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव, लेकिन परिवर्तन में होने के कारण एक महान राज्यों की उपस्थिति होगी कुंडली में, जिसके कारण जातक के जीवन में महत्वाकांक्षा और यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम और यशस्विता का वर जातक को मिलेगा, जातिका को मिलेगा। लग्न में केतु और राहु का प्रभाव एक अंश का है। इस वजह से ये अपनी दशा काल में कई बार व्यक्ति के करियर को डीमोटिवेट करेंगे, या कई बार करियर में नुकसान का योग बनाएंगे, और जीवन में अनुभव जोड़ने वाला बनेंगे, मारक बनेंगे। मतलब इनकी दशा में कई बार जातक का जीवन करियर के लिहाज से, एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा कमजोर परिणाम करेगा, जिसके लिए जातक को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, साथ ही साथ गणेश जी को दूध अर्पित करना चाहिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह सब बहुत आवश्यक होगा। गुरुदेव देख रहे हैं, 16 अंश पे बैठे हैं, इस वजह से उनकी दृष्टि व्यक्ति के करियर को, उसके बाद रिसर्च को और नौकरी में बल को, ये सब बहुत अच्छा रखेंगे। मतलब ये अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां हैं, और धन भाव में बैठे वैसे भी गुरु धन की हानि नहीं होने देते। अच्छी बात होती कि वो किसी ग्रह के साथ बैठ रहे होते, पर उनके आसपास कोई तो ग्रह है नहीं, इस वजह से वो संतुलित परिणाम तो जरूर दे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं एक एक ग्रह की बात करूं तो सूर्य अपनी दशा काल में जिस स्थिति में बैठे हैं वो जातक को दाम्पत्य, परिवार, नौकरी और व्यापार में सफलता देने वाले बनेंगे। चंद्रमा
जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर वो अपनी दशा काल में कई बार व्यक्ति को थोड़ा बहुत रोग दे सकते हैं, क्योंकि केतु के प्रभाव में है, और कई बार वो बीमारी दे जाएंगे जो उनकी माता जी को पहले से लगा है। मतलब माता के पक्ष से जो बीमारी आएगी वो बच्चे को हो सकता है, अगर अभी नहीं है तो आगे इसका ध्यान रखना होगा। मंगल सिंह राशि में है, नौमांस चक्र के आधार पर वो अपने दशा काल में कई बार चुनौतियों को बढ़ाने वाले मिलेंगे, या वक्त के हिसाब से व्यक्ति को चोट चपेट की घटना या प्रेशर में लाने वाला बना सकते हैं। जबकि बुध देव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वहां वो अपनी दशा काल में जातक के जीवन में धन देने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यश मान पद प्रतिष्ठा नौकरी देना, प्रभाव विकसित करना, अच्छे लोगों से मैत्री करना, सत्य और असत्य को समझना, इस तरीके का प्रभाव देंगे। जबकि शनिदेव शुक्रदेव का प्रभाव वर्गोत्तम होने के कारण आप संपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे, और शुक्र की दशा में व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण सांसारिक सुख मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनिदेव का जो प्रभाव होगा वहां पे भी व्यक्ति के जीवन का व्यापार और नियमित दिनचर्या का पालन जातक करता रहेगा। राहु और केतु इस कुंडली में कष्टदायक होंगे, शायद इसी वजह से अभी व्यक्ति परेशान है और जातक की प्रगति बाधित हो रही है। इतनी सारी बातें। नक्षत्र के आधार पर थोड़ी सी चर्चा कर दूं अगर, तो सूर्य नारायण आश्लेषा में बैठ करके अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, और वो जातक को जितना परिणाम देना चाहिए, जिस मजबूती से देना चाहिए, उतना नहीं दे रहे। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति के अंदर भक्ति का प्रवाह करेंगे और इमोशनल बनाएंगे। मंगलदेव पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, जिसका अर्थ होगा कि जातक को कई बार हार्मोन की गड़बड़ी भी देखने को मिल सकती है। अब यहां से बात करते हैं, मैं नक्षत्र की बात कर रहा था, तो मंगल पूर्वा फाल्गुनी में जो व्यक्ति को हार्मोन में गड़बड़ी दे सकते हैं। बुधदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस आधार पर व्यक्ति के जीवन का अनुशासन बहुत गंभीरता से व्यक्ति पालन करना चाहेगा। इसका दूसरा कारण यह भी होगा कि दशम स्थान के स्वामी लाभ में शनि के साथ बैठे हैं, जो व्यक्ति को अनुशासित करेंगे। अब जरा विचार करिए, तो शुक्र बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, बुध बैठ गए पुष्य में, और शनि बैठ गए आश्लेषा में। आश्लेषा बुध का नक्षत्र है और बुध शनि के नक्षत्र में बैठ गए, तो ये नक्षत्र का जो परिवर्तन होगा वो व्यक्ति के टेक्निकल ज्ञान को बढ़ाएगा, है ना। उसके बाद सूर्य आश्लेषा में बैठे हैं, जो उसको सफोकेट करेंगे, कभी कभी दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। हालांकि फिर भी समस्त शिक्षाओं की पूर्ति तो सूर्य नारायण जरूर करेंगे। एकादशवें में बैठे हैं, एकादशवें भाव में जितने ग्रह बैठ जाए ना उतना ही बढ़िया होता है। उसके बाद शनिदेव आश्लेषा में बैठे हैं बुध के साथ, वो परिवर्तन में है, तो ये दोनों के लिए पॉजिटिव बात हो जाएगी, जो अपनी अपनी दशा काल में स्वतंत्र रूप से लाभ करेंगे। शुक्र के बारे में हो गई बात, शुक्र पुनर्वसु में ज्ञानी और सुखी बनाएंगे। गुरु स्वाति में है और राहु पूर्वा भाद्रपद में, मतलब गुरु के नक्षत्र में राहु हो गए और राहु के नक्षत्र में गुरु हो गए, तो ये दोनों ने परिवर्तन किया। इस वजह से निश्चित रूप से व्यक्ति सफल होगा, हमें उस पर समय देने की आवश्यकता है। नौमांस चक्र में शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं वहां व्यक्ति के जीवन में सुख और धन ऐश्वर्य का बल मिल रहा है। राहु व्यक्ति को भ्रमित कर रहे हैं, ये एक स्पष्ट मैं भी समझ रहा हूं। चंद्रमा व्यक्ति को स्वयं पे कई बार संदेह पैदा कर रहे हैं। शनिदेव, सूर्य और केतु श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा का जरूर है। कभी कभी दाम्पत्य में कमजोरी भी आ सकती है या खट्टे मीठे संबंध देखने को मिल जाएंगे। मंगल वहां पे जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर व्यक्ति के साहस, बल, पराक्रम, नौकरी में सफलता देने वाले बन रहे हैं। नौमांस चक्र में सबसे अच्छी बात है कि पंचम भाव में तृतीय भाव के स्वामी बैठकर व्यक्ति को पराक्रमी बना रहे हैं। वही हाल यहाँ भी है, तृतीय भाव के स्वामी पंचम में बैठे हैं, केतु से दृष्ट हैं, तो अनुभवों के साथ व्यक्ति की सफलता उसको प्राप्त होगी। क्लियर है। अब अगर अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आऊं तो व्यक्तित्व तो बिल्कुल ठीक है, हम और भी ज्यादा अपने आप को थोड़ा इमोशन में जोड़ सकते हैं। मतलब सामने वाले को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, सामने वाला जो कहना चाहता है उसको सुने, बहुत गंभीरता से उत्तर दें और समझने की कोशिश करें। उसके बाद हम वाणी पे और भी ज़्यादा थोड़ी कहते हैं ना कि चिकनी बात करें, पोलाइट बिहेवियर रखें, शांत बोलें। व्यवहारिक बहुत ज़्यादा हैं तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बोल ना दें, जिसके कारण सामने वाला शत्रु ना बन जाए, इसका ध्यान रखना होगा।
मेहनत हम 100% बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मंगल 12 में है, इस वजह से कई बार पराक्रम का सुख थोड़ा देर से मिलता है। मन को शांत करना होगा, माता से संबंध अच्छा बनाना चाहिए। उसके बाद पढ़ाई में डिमोटिवेशन, अनियमितता, ये सब भी एक सामान्य से लक्षण इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। नौकरी और व्यापार दोनों किया जा सकता है, पर नौकरी के योग इस कुंडली में ज़्यादा हैं, व्यापार के योग थोड़े कम हैं। उसके बाद इस कुंडली में कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता है। अपना कंसंट्रेशन हमें अभी 25% बढ़ाना है। मतलब कंसंट्रेशन का अर्थ होगा लगातार मेहनत करना है। अगर हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो रोज 5 घंटे पढ़ेंगे। हम सुबह 10 बजे 5 बजे बैठ रहे हैं तो हमें सुबह 10 बजे और 5 बजे बैठ जाना है ना, और लगातार पढ़ना है। चीज़ों को बार बार मेमोराइज करना है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि बुध के ऊपर राहु का प्रभाव है ना, तो यहाँ पे व्यक्ति को बार बार चीज़ें पढ़नी चाहिए। हालांकि बुध के ऊपर राहु और चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को कई बार परीक्षा से 10 महीने पहले बिल्कुल पॉजिटिव है। जैसे जैसे वो परीक्षा के निकट आता जाता है, उसका अपने ऊपर से आत्मविश्वास कम होता जाता है। परीक्षा हॉल के निकट जाने पे उसको लगता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। अब जब परीक्षा हॉल में बैठ जाता है, सामने क्वेश्चन पेपर होता है, तब उसे लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं और माइनस करके चला आता है। ये भी एक इस कुंडली का नकारात्मक पक्ष है, निगेटिव। उसके बाद सामाजिक हम ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक है, पर उसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। मित्रों से संबंध अच्छा रखें। किसी के आने जाने से कोई आपके ऊपर नुकसान नहीं होना चाहिए, ना आपको उससे प्रभावित होना है। कोई मित्र है, कल को शत्रु बन गया, कोई बात नहीं। हाँ, पर हम अपना स्वभाव बिल्कुल भी बुरा और गंदा नहीं करेंगे। सामने वाले की प्रगति को देख करके हम खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, ये मानव का लक्षण होना चाहिए। प्राप्त आप कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के 11वें भाव में सभी ग्रहों का लगभग प्रभाव है, तो कुंडली कभी भी असफल तो नहीं होगी। और ये कुंडली नहीं कर सकती है जैसे दलाली का काम, अपने आप को ग्रांटर बना देना और पैसा दे देना, ऋण का लेन देन, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का नुकसान होगा और धन की हानि होगी। ये बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपका ध्यान अरिष्ट चक्र पे लेके आता हूँ कि हमें किन किन दशाओं में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो इस आधार पर, अरिष्ट चक्र के आधार पर हमें हमारी कुंडली, हमारे शरीर का जो पीछे का हिस्सा है, मतलब कंधा, गर्दन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको ठीक रखना होगा या निरंतर व्यायाम करके इसे स्वस्थ रखना होगा। सूर्य और शनि का पंचम भाव पे प्रभाव पेट की समस्या और हार्मोन की गड़बड़ी कई बार दिखा सकते हैं। बाकी इस कुंडली में भवन, भूमि, वाहन आदि के बारे में विचार करें तो गुरु, शनि, सूर्य और शुक्र का प्रभाव भवन, भूमि, वाहन आदि के लिए ठीक रहेगा। जबकि भाग्य चक्र के आधार पर गुरु, सूर्य आपको भाग्यशाली और धार्मिक बना रहे हैं। चंद्रमा, बुध और शुक्र आपको श्रेष्ठ और अच्छी आयु देने के साथ साथ सुखी जीवन, शनि और मंगल भी आपकी कुंडली में आपको भाग्यशाली तो कम से कम बना ही रहे हैं। इसके साथ साथ होरा चक्र के आधार पर सूर्य की दशा में मेहनत करने पर परिणाम मिलेगा, जबकि चंद्रमा और शनि की दशा में थोड़ा इरिटेशन रहेगा। इसके अतिरिक्त गुरु, शुक्र, मंगल, राहु, केतु और बुध की दशा मानसिक शांति और जीवन को सुखी बनाने वाली साबित होगी। माता और पिता में से पिता से अनुशासन आया है और माता से नौकरी का बल। उसके साथ साथ अगर संतान पक्ष की बात करते हैं तो ये कुंडली संतान के लिए भी ठीक है। अगर कुंडली मिलाकर विवाह करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो संतति में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हमें वहाँ पे सावधान होना होगा। इतनी सारी बातें हैं। अब कुंडली में और भी चीज़ें, जैसे सूर्य और चंद्रमा 50% का परिणाम कर रहे हैं, मंगल 100% का परिणाम कर रहे हैं। मंगल 100% का परिणाम कर रहे हैं मतलब वो कई बार व्यक्ति को एग्रेशन में लेके जा सकते हैं, है ना, और कई बार नेगेटिविटी होगी, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल अच्छे होते नहीं है, तो कई बार विषम परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं, वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो वो आपके जल्दबाजीपन के निर्णय के कारण या गलत मैत्री में जाने के कारण विषम परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, हमें यहाँ पे बचना होगा। उसके बाद बुद्ध को बलवान बनाना होगा गणेश जी की पूजा करके, और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ, दूर्वा, समीपत्र और दूध अर्पित करना चाहिए गणेश जी को। देवगुरु बृहस्पति 100% बहुत अच्छे हैं। गुरु दीक्षा से युक्त होइए, ब्राह्मणों का आदर करिए, गायों की सेवा करिए, पुरोहित के प्रति सच्चा भाव रखिए, परंपराओं में विश्वास करिए और कभी किसी बड़े का अनादर मत करिए। शुक्र को बलवान बनाना होगा ब्रह्मचर्य का पालन करके, सूर्य को अर्घ देके और अपने आप को आलस्य के लपेटे में नहीं रखना होगा। जबकि शनिदेव आपकी कुंडली में 50% का परिणाम कर रहे हैं, जिसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अनुशासित है भी और नहीं भी है। मतलब हमें अपने माता और पिता से अच्छे संबंध विकसित करने होंगे।
राहु और केतु अपनी दशा काल में भयंकर उत्पात मचाएंगे, कष्ट देंगे। इस वजह से इस दौरान भी गणेश जी की पूजा अत्यंत आवश्यक होगी। क्लियर है? मैंने इतनी बात तो बता दी। अब जरा ध्यान से देखें तो कुंडली में आत्मकारक ग्रह इस कुंडली में सूर्य है, और सूर्य की 5 नंबर की राशि जो 12वें भाव में बनी है वही इस कुंडली की प्रधान राशि है, या महत्वपूर्ण अंक होगा इस कुंडली के लिए, लाभकारी। तो सूर्य आत्मकारक हैं। नवमांश चक्र में उनकी ही राशि में बुध के बैठने से बुध भी स्वतंत्र रूप से अच्छा फल देंगे। और इस कुंडली में दूसरे नंबर पे जो ग्रह है जो सबसे ज़्यादा अंशों के साथ विराजमान है वो शनि है। नवमांश चक्र में वो शनि स्वग्रही हो रहे हैं, ये अच्छी बात होगी। इसका अर्थ होगा कि सूर्य, शनि, बुध, गुरु और शुक्र आपके पक्ष में आ गए, है ना। मंगल देव कमजोर हो रहे हैं, राहु और केतु कमजोर हो रहे हैं। इतना सारा जो है वो प्रभाव मैंने आपको बताया है। दशमांश चक्र में यही गड़बड़ी है, अष्टम भाव में बैठे हैं, पर फिर भी आप अगर थोड़ा पेशेंस रख लेंगे तो केतु की दृष्टि के कारण आपको सफलता मिल जाएगी। धन भाव में उच्च के शनि 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं तो धन आएगा, पर व्यय के साथ आएगा। इस कुंडली में लग्नेश का लाभ भाव में बैठना धन योग होगा। धन भाव के स्वामी का लाभ में बैठना भी धन योग होगा। तृतीय भाव के स्वामी का तृतीय भाव को देखना पराक्रम योग होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना भी धन योग है। पंचम भाव के स्वामी का पंचमेश के साथ परिवर्तन या एकादशवें के साथ परिवर्तन भी लाभ योग होगा, धन योग होगा। छठवें भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना, चूंकि वो छठवें भाव के स्वामी हैं, क्योंकि कुंभ राशि और शनि कर्क राशि में बैठे हैं, सम संख्या की राशि में बैठने के कारण ग्रह जो होगा वो छठवें भाव का फल ज्यादा करेगा। इस वजह से ये कई बार कमजोर परिणाम भी करते हुए देखे जाएंगे। अपनी दशा काल में वो व्यापार को और मन को आंदोलित करेंगे, निगेटिव रखेंगे। उस दौरान लाजवर धारण करना होगा। 7वें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना व्यापारिक योग भी लगा रहा है, मतलब वक्त पड़े तो आप हालांकि नौकरी के योग ज़्यादा अच्छे हैं, पर वक्त के हिसाब से आप व्यापार की तरफ भी मुड़ सकते हैं। ये मैंने गुरु के कारण कहा है। अष्टमेश का विपरीत राजयोग बनाना मित्रों के कारण नुकसान का योग बनेगा, इस वजह से बहुत ही सामान्य मित्रता रखनी होगी। एकादशवें भाव के स्वामी का नवम भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठकर पंचम को देखना पूर्वजों का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है, मतलब शुक्र की दशा में मांगलिक और धार्मिक कृत्य जातक के जीवन में घटित होंगे। दशम स्थान के अधिपति के साथ लग्न का स्वामी होकर लाभ में बैठना पिता माता से व्यक्ति को धन मिलता रहेगा। माता और पिता उसके लिए चिंतित हैं, सबसे ज्यादा आपके लिए माता चिंतित हैं। 12वें के अधिपति का एकादशवें में बैठकर पंचम को देखना, ये पढ़ाई में कभी कभी मतभेद और दुराव पैदा करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कई बार ये पढ़ाई में या संतान की प्राप्ति में थोड़ी बहुत बेचैनी देते हैं। ये कुंडली 12वें भाव में मंगल और सप्तम भाव में राहु, तो मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है और अष्टम दृष्टि यहां पड़ रही है। इस वजह से ये डबल मांगलिक होगी, क्योंकि चंद्रमा से 8वें घर के मंगल, चंद्र कुंडली से मांगलिक, और सप्तम भाव पे मंगल और राहु का प्रभाव ये कुंडली को डबल मांगलिक बना देता है, डबल ट्रिपल मांगलिक है। इस वजह से इस कुंडली का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। क्योंकि केंद्र में शनि नहीं बैठे हैं, इस वजह से भी इस बात की शंका बढ़ जाती है कि कुंडली में मंगल दोष बहुत ही मजबूती से लागू होगा, मतलब विवाह जो हो वो मांगलिक से ही होना चाहिए। वैसे विवाह का योग अभी बहुत समय है, उसमें 22 वर्ष की अवस्था, मतलब अभी 2006 यानी कि कितना 18-19 साल 2028 के बाद विवाह का योग बनेगा, और वो बहुत अच्छा योग बनेगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।